ठीक है। कह रहा है बाबू कि tan 1 इंटू tan 2 डॉट डॉट tan 89। जब इस प्रकार के सवाल आए और डिफरेंस क्या हो, सेम का दिया गया हो, तो आप फर्स्ट वाला टर्म को देखिए, लास्ट वाले टर्म का सम कितना हो जाना चाहिए, 90 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 90 आ गया और सभी का क्या होगा, इसी प्रकार से 2 वाले का किसके साथ, 88 के साथ बन जाएगा। 3 वाला कैसे बनता जाएगा, तो इसमें एक फाइनली आएगा 45 डिग्री का, किसी के साथ नहीं बनेगा। 45 डिग्री का क्या बोलते हैं, किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो 45 डिग्री को छोड़कर बाकी सबका पेयर बन जाएगा और सब मल्टीप्लाई में है, तो जितना भी पेयर जिसका सम 90 आएगा उसका मान 1 होगा। तो जितना भी आ जाए, जबकि 1 है, 1 का मल्टीप्लाई अब कितना भी कर लो तो 1 ही आने वाला है। और tan में दिया तो tan 45 का मान भी क्या हो गया, 1 ही आएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा आपका सही आंसर है। बात कह रहा कि प्रत्येक 40 डिग्री के माप के बाहरी कोण वाले समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक, देखिए n भुजा वाले समबाहुभुज के बाहरी कोण, समबाहुभुज के बाहरी कोण बराबर 360 बटा में n होता है। तो बाहरी कोण कितना दिया था, इनका है 40 माप के बाहरी कोण वाले। ठीक है, बाहरी कोण कितना दिया है बाबू, 40 बराबर 360 बटा में n। इसको ये 0 काट देगा, 4 से कटेगा कितने बार में, 9 बराबर 9 बार में। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। नोट कर लीजिए। नंबर 3 है 42x 7 3y। कह रहा है कि ये नंबर बाबू 72 से डिविजिबल है। ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो 72 से डिविजिबल है। ये नंबर किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो आप बताओ कि जो संख्या अगर 72 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा और वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा। भाई 72 से जो संख्या डिविजिबल है वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा, वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा। तो हम 8 पहले एक बार इस संख्या को 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि शुरू से लास्ट का 3 नंबर ले लेते हैं। तो लास्ट का 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा कब, जबकि 7 3y का होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि इसके जगह पे हम क्या रखेंगे जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 9 कितना होता है, 72 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, y बचा। तो आप बताइए कि y के जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये हमारा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। देखियो y के जगह पे एक सिर्फ ऐसा मान 6 ही आएगा जो कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए 7 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा और 9 भी रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हम नंबर हमारे टोटल क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो 9 से ज़्यादा तो हम नंबर रख नहीं सकते हैं। तो आप ये बताओ कि ये हमारी क्या हो गया, 16 है। इसका मतलब y के जगह पे क्या होगा, 6 होगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सोचो अब हमारा नंबर क्या मिला, 4 2 x 7 3 और y के जगह पे कितना हो गया बाबू, अब 6 हो गया। अब हमको चेक करना है कि नंबर क्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, सभी संख्याओं का सम क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान देखो, आप चेक करते हैं। तो 4 2 कितना हुआ, 6 और 6 3 कितना हुआ, 9। मतलब ये जिसका योगफल 9 आ जाए उसको हम क्या करते हैं, डिजिटल सम के द्वारा काट देंगे। तो इसका 9 आ गया। अब बचा क्या हमारा, x 7 और 6। तो 7 6 कितना होता है, 13। तो फाइनली मिला x प्लस 13। अब इसको 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 9 से डिविजिबल होने के लिए x के जगह पे अगर हम 5 रख दें, x के जगह पे क्या रख दें, 5 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 13 5 18, जो कि 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाबू, अगर हम 7 रखें तो देखो 20 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 रखेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब सबसे छोटा से छोटा नंबर हमारा क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो आपको मिल गया x का मान मिल गया, आपको y का मान मिल गया, x बराबर 5 मिला, y बराबर 6 मिला। आपसे सवाल में जो पूछा है बाबू कि 5x किसका मान पूछा है, तो 5x माइनस 3y। आप बताओ 5x का मान कितना निकल कर आया है, 5 माइनस 3 6। अब बताओ 50 25 और 36 18, 25 में से आप 18 घटा दो तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला आपका व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, एक व्यक्ति है अपनी आय का 20% परिवहन पर, मान लेते हैं व्यक्ति की आय 20% क्या करता है, परिवहन पे, ठीक है, 20% परिवहन पर और शेष का 40% खाद्य पदार्थों पर। 20% देखिए क्या कर रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे 20% कर रहा है परिवहन पे, ठीक है, और 40% कितना पे कर रहा है, खाद्य पदार्थों पे, ठीक, खाद्य पदार्थों पे व्यय करता है। यदि शेष राशि 9600 है, कह रहा है कि शेष राशि कितनी है बाबू, 9600 है पे है, तो उसकी आय ज्ञात करें। अपना क्या किया, खर्च कर दिया। मतलब कि आप सोचिए ये 20% खर्च कर रहा है, मतलब कि अपने आय में घट रहा है उसका ना, तो ये डिक्रीजिंग परसेंटेज होगा। तो 20% का डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या होगा बाबू, 20% बराबर होता है 1 बटा कितना, 20% बराबर होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। जब इसका आप MF निगेटिव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, MF निगेटिव निकालेंगे, तो ये 4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20% डिक्रीजिंग मतलब 4/5। शेष का 40% क्या करता है, खाद्य पदार्थों पे खर्च करता है, शेष का 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। और यहाँ पे भी खर्च ही कर रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, MF निगेटिव होगा। तो MF निगेटिव अगर हम लिखते हैं बाबू, तो MF निगेटिव का मतलब ये 5 था, पहले 5 थी संख्या, 2 कम हो रही है, तो अब कितनी हो जाएगी, 3/5। बस कुछ नहीं, आप कर दीजिए कि जो x था हमारा, क्या था, x का कितना था बाबू, 4/5 मल्टीप्लाई 3/5 बराबर कितना दिया है, तो 9600 दिया है, ठीक है। अब देखिए 4 तिहाई 12, तो 12 वाटे 96, मतलब कि 800, और 50 कितना हुआ, 25, तो x बराबर 800 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वाटे 200, 25 वाटे 200 और डबल जीरो क्या करेंगे, बैठा देंगे। 8000 दिया है, किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए आप थोड़ा सा डिक्रीज परसेंटेज पे आपको डाउट लग रहा होगा। देखिए बाबू 20% अपना क्या करता है, खर्च करता है, तो अपने आय का 20% यदि खर्च कर रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, कमी को ही डिक्रीज शो करता है। फिर 40% खर्च कर देता है खाद्य पदार्थों, तो वहाँ पे भी MF निगेटिव होगा, यहाँ पे भी MF निगेटिव। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो इसका MF 4/5 हो जाएगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, तो इसका MF निगेटिव 3/5 हो जाएगा। अगर यही पॉजिटिव रहता तो 5 2 7/5 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता बाबू, तो 6/5 हो जाता। लेकिन निगेटिव खर्च कर रहा है, तो ये सभी किसके बराबर, 9600 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे फाइनली आंसर लिख दिया। इस पर यदि कोई राशि 2 वर्षों में दुगना हो जाता है, देखिए ये हमारा P था और ये हमारा क्या होगा, कोई राशि, मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। तो ये पहले 1 था, अब कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो आप बताओ कि SI मेरा कितना होगा, मतलब इस 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो यही मेरा SI होगा। अरे 2 में से 1 को घटा देंगे तो SI हो जाएगा, क्योंकि SI बराबर क्या होता है हमारा, SI बराबर फाइनली क्या होता है, A - P होता है। A - P मतलब इसको इसमें से घटा दिए तो निकल जाएगा ना, एक मेरा SI हो गया। आप बताओ कि SI बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं बाबू, तो PRT/100। आप बताओ SI का मान तो 1 दिया गया है, लेकिन P का मान भी कितना दिया है, 1। R का मान हमको निकालना है, और 2 वर्ष दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो आप बताओ 2 से घटा देंगे तो 50, तो R बराबर कितना आ गया, 50%। R का मान कितना मिल गया, 50%। अब आपसे क्या कहता है बाबू, और दूसरी बात 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा, याद रखिएगा कि समय के लिए समान मूलधन पे समान ब्याज पे CI क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि CI क्या होगा। तो सोचिए कि हमारा मूलधन क्या था, 1 रुपया था,
इसको 2 वर्ष के लिए मुझे CI निकालना है। क्या निकालना है? CI। ये पहला साल, ये क्या होगा मेरा दूसरा साल। और जो हमारा R है वो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। तो मैं बोला हूँ कि पहला साल का अगर आपको SI निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? P इंटू फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो P तो हमारा 1 था, आप सोचो P हमारा 1 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। अगर पहले साल का साधारण ब्याज जितना है तो दूसरा साल भी साधारण ब्याज क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा, 1/2। अब देखिए, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता है। तो अब देखते हैं दूसरा साल में, दूसरा साल के पहले 1/2 था, 1/2 था, तो 1/2 धन पे 1/2 इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 1/4 आएगा। ये क्या मिलेगा बाबू? 1/4 मिलेगा। 1/4 को अगर हम तोड़ेंगे पॉइंट में, तो 1/4 को तोड़ेंगे तो 0.25 क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू होगा। आप सोचो, अब हमसे पूछा है कि टोटल CI पूछ रहा है, तो टोटल CI के लिए क्या होगा? यही ना होगा, टोटल CI यही होगा। अब देख लो SI जोड़ लो तो 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। देख लो SI भी हमारा क्या था? 1 ही था ना, SI 1 था ना, यहाँ पे 1 मिल गया। तो ये हमारा टोटल CI कितना आ गया? टोटल CI हमारा आ जाएगा 1/2, 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। ये कितना है? 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.25 बराबर 1.25। ए पूछ रहा है तो ए बराबर होता है CI प्लस कितना होता है? तो P होता है। तो आप बताओ CI कितना है हमारा बाबू? CI तो हमारा आ गया 1.25 प्लस P कितना है? तो 1 है, बराबर 2.25। स्वयं का कितना गुना है? मतलब स्वयं जो मूलधन है उसका कितना गुना है? ये 1 का 2.5 गुना है। कितना गुना है बाबू? 1 का 2.25 गुना है। कितना है? 2.25 गुना है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। कह रहा है कि कोई धन है, ठीक है, 2 वर्षों में क्या होता है बाबू? कि दुगना हो जाता है। 2 वर्ष में क्या होता है? दुगना हो जाता है। सो मान लेते हैं पहले, अगर मूलधन मेरा P है तो मिश्रधन हमारा 2 है, ठीक है, तो SI कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप देखो कह रहा है बाबू SI बराबर PRT/100, ठीक। तो मैंने फार्मूला यहाँ से लिखा, SI का मान 1 रखा, P का मान 1 रखा, R नहीं पता था लेकिन समय तो पता था 2200। जब इन समूह कटाएंगे तो R बराबर 50% आ गया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। अब हमारा मूलधन क्या था बाबू? तो मूलधन हमारा क्या था? 1 रुपया था। 1 रुपया का अगर हम बोलते हैं कि पहला साल का क्या होता है हमारा? SI। पहला साल का SI का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि सिर्फ PR होगा। क्या होगा? तो PR होगा। जब फ्रैक्शन में आप लिख देंगे तो फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया था। तो आप बताओ 1 को आप क्या करोगे? 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही ना आएगा, 1/2 हो गया। आप जानते हो कि पहले साल अगर SI हमारा 1/2 है तो दूसरे साल भी हमको उतना ही का ब्याज मिलेगा, मतलब 1/2 ही होगा। आप देखते हैं अब हम दूसरा साल आप बात करते हैं। पहला हो गया साल का SI और पहले साल का CI आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अब फिर क्या करेंगे? इसको तोप लेंगे दूसरा साल। इसके पीछे कोई धन है तो 1 ही मान दिख रहा है, तो 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 1/4 आ गया। इसको पॉइंट में लिखेंगे 0.25, तो CI निकाल देंगे तो 1 प्लस 0.25 बराबर 1.25 हो गया। आप जानते हो बाबू कि ये हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है? CI प्लस P होता है। अमाउंट बराबर CI प्लस P होता है। तो CI आ गया हमारा 1.25 प्लस P मेरा 1 था पहले से, तो 2.25 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आप बताओ बाबू कि ये पूछ रहा है कि ये जो हम आपका मिश्रधन जो अमाउंट आया है वो मूलधन का कितना गुना है? तो मूलधन का 1 है, इसमें 1 का इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इतना आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मूलधन का कितना गुना है? तो 2.25 गुना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा।